साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो अब हम यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे डीबीटी 2021 के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो कि आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से मान के चलिए कि डीबीटी जो है वो इसके बिना पेपर ही नहीं बनाता है। तो मान के चलिए कि अगर आपकी किस्मत नहीं खराब है तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आना है। और इसके रिगार्डिंग एक लेक्चर हमारा ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप वहाँ पे जाके टूल्स टेक्निक वाले प्लेलिस्ट में आपको जाएंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में यूज़ किया जाता है, ये किस चीज़ पर आधारित है। तो जब आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जब हमने पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि चूंकि क्या होता है कि ये जो होते हैं ये आपके रिपीटेटिव सीक्वेंस पे क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं। बाकी इसमें कुछ भी ऐसी रॉकेट चीज़ नहीं है, आराम से जाके पढ़िएगा। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसका प्रिंसिपल याद रखिएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इसके साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, जो कि आईसीएमआर वगैरह में एग्जाम में पूछा गया है कि ये किस चीज़ों पर आधारित होता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो कि 2019 में भी क्वेश्चन आया हुआ था, और यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। और बाकी एक्सॉन जो होता है ये आपका, मैं छोटी सी बात है मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका कोडिंग सीक्वेंस होता है। और इंट्रॉन जो होते हैं वो आपके नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं। याद आया जब आप ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होते हैं, सॉरी, ट्रांसक्रिप्शन जब आप पढ़ते हैं, और उसके बाद क्या होता है जब आप कोडिंग सीक्वेंस को लगाते हैं और नॉन कोडिंग को जब हम रिमूव करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में करके जाइएगा, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका जो कि बीटी से पूछा गया है कि विच न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडिंग द जीनोम ऑफ द इन्वाइडिंग लैम्डा फेज। तो कौन सा ऐसा एंजाइम होता है या न्यूक्लियस होता है जो डिग्रेड करता है जब कोई जीनोम में लैम्डा फेज आता है। तो चूंकि अभी हम इस पार्ट को कवर नहीं किए हैं, बट आपको बायोटेक के जल्द ही आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो चूंकि यहाँ पे बेसिक आपको पता ही होगा कि कुछ आपके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं, तो उसकी जब डिस्कवरी का पूरा स्टोरी ही यही था कि उस केस में क्या हो रहा था कि बैक्टीरिया पर क्या हो रहा था, जो कि फॉरेन लैम्डा फेज जो था उस पर इन्वाइट कर रहा था, उसके जीनोम को क्या किया जा रहा था, डिग्रेड किया जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे जिसका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बनेगा। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी इसकी डिटेल मैकेनिज्म कैसे क्या होता है ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके नाम, क्लीविंग साइट कौन से एंड देते हैं, ब्लंट देता है, स्टिकी देता है, ठीक है, ये बहुत चीज़ें हैं। उनके सीक्वेंस, ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, याद करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट होता है, ठीक है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं इस तरीके से, ये बहुत ही बार एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इस दोनों ही पार्ट को आप करके जाएंगे बायोटेक का। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे और पूछा गया है कि एट विच फेज ऑफ द ग्रोथ कर्व आर बैक्टीरिया मोर सेंसिटिव टू एम्पिसिलिन। जैसा कि अभी पिछला लेक्चर में अभी हमने पेनिसिलिन के बारे में पढ़ा था, तो उसी के रिगार्डिंग पूछ रहे हैं कि एम्पिसिलिन या पेनिसिलिन से सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कब होते हैं। तो चूंकि क्या होता है कि जब आप कभी भी किसी चीज़ का ग्राफ बनाते हैं तो उसमें 3-4 फेजेस होते हैं। लैग फेज होता है कि जब वो इनिशिएट होने वाला है, मतलब कह सकते हैं ठहराव वाला कंडीशन होता है। लॉग फेज में क्या होता है, उसका ग्रोथ जो होता है वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियली जो होता है वो यहाँ पे ग्रोथ करता है, मतलब n का 2n हो जाएगा, फिर 4n हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। और स्टेशनरी फेज जो होता है वो रुक जाता है और डिक्लाइन फेज आता है। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, वहाँ पे पूछा गया है कि जो आपका पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, जो भी आपकी एंटीबायोटिक्स होती है, वो बैक्टीरिया के ग्रोथ कर्व को किस फेज को रोकती है। तो चूंकि एक्सपोनेंशियली फेज क्या होता है कि जब वो अपने नंबर को दोगुना कर रहे होते हैं, मतलब चूंकि n से 2n हो रहे हैं, 4n हो रहे हैं, फिर 8n हो जाएंगे, ठीक है। अगर इस तरीके से आप समझना चाहें तो जो आपका एंटीबायोटिक होता है वो पर्टिकुलर इस फेज को रोकता है, क्योंकि यहीं पर ही आपकी सेल डिवीजन होने वाली है। और बेसिक कॉन्सेप्ट है ना कि जब आपका सेल डिवीजन होगा, ऐसा क्वेश्चन आपका सीएसआईआर ने एक बार पूछा था, तो सेल डिवीजन होगा तो यानी कि नई सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, यही तो होगा। अब आप खुद ही कॉमन सेंस लगाइए कहाँ पे आपका पेंसिलिन इफेक्ट करेगा। तो सेल वॉल का नए सेल डिवीजन हो गए, मान लीजिए कि ये 2 नई सेल बनेगी बैक्टीरिया के, बैक्टीरिया के सेल में क्या होते हैं, सेल वॉल होता है। तो जब नई सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, तो यानी कि जब नई सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, जो पेनिसिलिन होता है ये क्या करता है, सेल वॉल के फॉर्मेशन को इनिबिट करता है। तो यानी कि लॉग फेज को क्या करेगा, इनिबिट करेगा। तो इसका जो क्वेश्चन आईडी नंबर है वो 703 है, और इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका 2810 बनेगा। बाकी यहाँ से मैं आपको बता दूं, समय रहेगा तो हम ये सारी पार्ट को कवर करेंगे, बट नहीं समय रहेगा तो आप एटलीस्ट यहाँ पे बैक्टीरिया के केस में एक इनके जनरेशन टाइम को लेकर भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल फार्मूला बेस होता है, थोड़ा सा उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है।
इसके बाद एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच वन अमंग द फॉलोइंग कैन बी इफेक्टिवली ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ड्यू टू द कफिंग। ठीक है, तो कहने का मतलब है कफ के माध्यम से, या कह सकते हैं खांसी, छींक, इन सबसे कौन सी डिजीज फैलती है। तो कॉमन सी बात है कि जो आपकी वायरल डिजीज होती है बेसिकली वही आपकी ट्रांसमिट होती है। तो अब यहाँ पे देखना चाहें तो जैसे आपका कोविड-19 तो है, कह सकते हैं, लेकिन आपका डेंगू जो होता है, चूंकि ये मॉस्क्यूटो से फैलता है, ये सारी चीजें आपको याद रखना होगा। मलेरिया जो होता है ये भी आपकी मॉस्क्यूटो से होता है, तो ये ऑप्शन आपका कट आउट हो जाएगा। और ट्यूबरक्लोसिस जो होता है ये आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, और एड्स जो होता है ये कफिंग से नहीं फैलता है। तो यानी कि जो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा वो स्वाइन फ्लू होगा और एडिनो वायरस, मतलब दो जो प्योरली वायरल डिजीज होगी वही आपकी क्या होगी, कफिंग के माध्यम से फैलेंगी। तो 710 क्वेश्चन आईडी है, और इसका जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा वो 2837 बनेगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपका एक क्वेश्चन और बायोट सिंथेटिक से पूछा गया है, जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। कन्वर्जन ऑफ एल पायरुवेट से एल लैक्टेट क्या एग्जांपल है, मतलब ये कौन सी रिएक्शन है। तो ये जो इसका एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पे आपको लगा दिया है। तो जब आप ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हैं तो आपको, मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन किया था कि ग्लाइकोलिसिस जब आप पढ़ते हैं तो दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। फिर पायरुविक एसिड जो होता है वो एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, और फिर ये क्रैब साइकिल में जाता है, और उसके बाद क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से आपको एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये पूरी स्टोरी, ठीक है, समय रहेगा तो हम इस पार्ट को डिटेल में कवर करेंगे, अन्यथा बहुत ही बेसिक है। एटलीस्ट अगर आप बहुत ब्रॉड लेवल पे नहीं पढ़ सकते हैं तो एटलीस्ट आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ के जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, कम से कम आप इसकी बेसिक चीज़ों को तो जरूर करके जाइएगा। ठीक है, फिर क्या होता है कि जब ये आपका पायरुवेट बनता है, तो जैसा कि आपको पता है कि जब आप कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय क्या होता है कि आपकी बॉडी में ये पायरुवेट जो होता है उसको वापस से क्या कर देता है, उसको लैक्टेट में कन्वर्ट कर देता है, जिसको लैक्टिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। पायरुविक एसिड फॉर्म एट द एंड ऑफ द ग्लाइकोलिसिस, जो कि कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, और इसको जो कन्वर्ट करने के लिए बैक्टीरिया होता है वो आपका लैक्टोबैसिलस लैक्टाई होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके लिए है वो पायरुविक एसिड जो होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने पायरुवेट के मॉलिक्यूल बनते हैं। तो दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं, और पायरुविक एसिड जो होता है वो आपका 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, और लैक्टिक एसिड भी जो होता है ये भी आपका 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। तो एक सिमिलैरिटी अगर आपसे पूछा जाए कि पायरुविक एसिड और लैक्टिक एसिड में क्या सिमिलैरिटी होती है, तो जो सिमिलैरिटी होती है उसमें कार्बन की संख्या जो होती है वो समान होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लगेगा, एफएमएन और जिंक की प्रेजेंस में इसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये होता क्यों है, इन द मसल सेल में ऑक्सीजन जो होता है वो आपका कम रह जाता है, पायरुविक एसिड जो होता है वो लैक्टिक एसिड में रिड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। तो यानी कि आपको ये याद रखना है। तो यानी कि इस क्वेश्चंस का जो आपका आंसर बनेगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो अब मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद ये बातें हो गई हैं, इसके बाद हम इसको थोड़ा सा आपको और क्लीन कर देते हैं। एक सेकेंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने समझ लिया है। अब हम यहाँ पे दूसरे क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो कि आपका डीएनए रेप्लिकेशन के रिगार्डिंग है। यहाँ पे भी बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो कि पूछा ये गया है कि डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज या रेप्लिकेशन के समय आपकी डीएनए पॉलीमरेज की स्टोरी आती है। तो डीएनए पॉलीमरेज को क्या चाहिए होता है कि जब ये डीएनए की सिंथेसिस करता है तो इसको एक अपना प्राइमर चाहिए होता है। वो प्राइमर जो होता है वो आरएनए का बना होता है। तो चूंकि ये क्या करता है, ये डिनोवो सिंथेसिस नहीं इनिशिएट कर सकता है। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट इनिशिएट डीएनए सिंथेसिस डिनोवो। डिनोवो का मतलब होता है स्वतः। तो 2846 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर बनेगा। यहाँ पे जो क्या कहते हैं, यानी कि इनिशिएट, तो इनिशिएट तो नहीं कर सकता है, सिंथेसिस करता है डीएनए को 3 to 5 डायरेक्शन में, तो ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। एक चीज और याद रखिएगा, डीएनए की सिंथेसिस जो होती है वो हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में होती है। आरएनए की भी सिंथेसिस जो होती है वो आपका 5 to 3 होती है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट भी जो आपका बनता है वो भी आपका 5 to 3 ही बनता है। तो मोस्टली चीजें जो होती हैं वो आपकी 5 to 3 होती है, लेकिन जब आप केमिकली सिंथेसिस करते हैं, ठीक है,
ये मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। जब आप केमिकल सिंथेसिस डीएनए करते हैं, तो वो जो सिंथेसिस होती है वो 3 to 5 होती है, जो कि अभी आईसीएमआर के एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया है, ठीक है? और इसी तरीके से जब आप प्रोटीन की सिंथेसिस पढ़ते हैं, तो प्रोटीन की सिंथेसिस एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल होता है, लेकिन जब आप केमिकली सिंथेसिस करते हैं, तो ये सी टू एन होता है। तो ये भी आपके गेट वगैरह में क्वेश्चन आया हुआ है, तो बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है? तो आशा है कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी एक क्वेश्चन आपका ट्रांसलेशन का और है। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसाइड ट्रांसफर आरएनए बाइंड करता है फर्स्ट टू द पी साइड ऑफ द बैक्टीरियल राइबोसोम। तो चूंकि जैसा कि हमने आपको तो अभी नहीं पढ़ाया है, बट एटलीस्ट ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी होती है जब आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, मतलब आपको एनसीईआरटी में भी ये देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप घबरा जाए कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया गया है। तो बेसिकली होता क्या है कि जो आपका इनिशिएशन, जैसा कि हमने जेनेटिक कोड को तो कवर किया था, वहाँ पे हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो आपका इनिशिएशन कोडॉन होता है, यानी कि जो आपका फर्स्ट कोडॉन होता है वो आपका जी होता है, जो कि क्या, सॉरी, ए होता है, जो कि आपका क्या करता है, मेथियोनीन को रिकॉग्नाइज करता है। यानी कि जो पहला अमीनो एसिड आपका बनता है वो आपका मेथियोनीन होता है जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, जो कि क्या करता है, एज ये आपका जो होता है ये आपका स्टार्ट कोडॉन होता है। लेकिन बैक्टीरिया के केस में ये आपका जो होता है ये आपका यूकैरियोट्स के केस में होता है, लेकिन जो आपका प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके केस में जो होता है वो आपका फॉर्मिल मेथियोनिन होता है। ये बहुत ही बात है, मैंने उसी टाइम पर आपको बता रखी थी, हालांकि जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं। तो ये आपका क्या होता है, फॉर्मिल मेथियोनिन होता है। तो यानी कि जो आपका ट्रांसलेशन के समय जो आपकी सारी चीज़ें होंगी वो आपकी फॉर्मिल मेथियोनिन से होगा। तो यानी कि आपकी जो इनिशिएशन वाला होगा मेथियोनिन नहीं होगा, क्योंकि मेथियोनिन जो होता है वो आपका यूकैरियोट्स में होता है, तो ये आपका फॉर्मिल मेथियोनिन होगा। लेकिन इसके बाद उन्होंने बहुत अच्छा ड्राइव किया है। तो चूंकि जब आप, ऑब्वियस सी बात है ना कि जब आप मान लीजिए कि जो आपका कोडॉन है, तो जो आपका ट्रांसफर आरएनए होगा वो किसको रीड करेगा। अगर आपको मेथियोनिन को रीड कराना है तो आपका ट्रांसफर आरएनए मेथियोनिन को रीड करना चाहिए। उसी तरीके से जब आपका फॉर्मिल मेथियोनिन है, तो जो आपका ट्रांसफर आरएनए होगा वो क्या होगा, वो आपका फॉर्मिल मेथियोनिन को रीड करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका पहला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट बनेगा कि फॉर्मिल मेथियोनिन जो होगा वो उसका पहले आके बाइंड करेगा, ठीक है? और बैक्टीरिया की केस की बात कर की जा रही है, और ट्रांसफर आरएनए जो होगा वो फॉर्मिल मेथियोनिन से लगा होगा। ये क्वेश्चन में दूसरे ऑप्शन में वही सारी चीजें दी थी, लेकिन ट्रांसफर आरएनए के साथ मेथियोनिन था, जो कि गलत हो जाएगा। तो कुल मिला के सारी चीजें जो होने वाली हैं वो फॉर्मिल मेथियोनिन के रिगार्डिंग होगी, ठीक है? तो ये चीजें थी जो आपको अब समझ में आ गई होगी। अगर यही क्वेश्चन अगर आपका यूकैरियोटिक के लिए पूछा जाता तो मैं इसको बता देता हूँ, क्या पता हो सकता है घुमा के आपसे पूछ लें, ठीक है? अगर हम इसको थोड़ा-सा क्लीन कर देते हैं, तो अगर आपका पूछा जाता है कि आपका क्या बोलते हैं कि यूकैरियोट के केस में बताइए, तो यूकैरियोट वाले में आपका ये आंसर फिट बैठेगा। मेथियोनिन, ट्रांसफर आरएनए जो आएगा वो किसके लिए स्पेसिफिक होगा, मेथियोनिन के लिए होगा। तो ये सारी चीज़ें थी, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गई होगी, और एटलीस्ट आपको ये समझ में आ गया होगा कि कहाँ के क्वेश्चंस आपको और करके जाने हैं एग्जाम में। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक